शीत युद्ध के विभिन्न चरणों के अध्ययन के पश्चात आज हम शीत युद्ध के अंतर्गत दितांत का अध्ययन करेंगे। दितांत वह अवस्था थी जिसमें शीत युद्ध के अंतर्गत जो तनाव थी उस तनाव की मात्रा में कमी आई और सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न होने की कुछ संभावनाएं भी दृष्टिगोचर हुई और उसके लिए कुछ प्रयत्न भी किए गए। इन परिवर्तनों के क्या कारण रहे, दितांत के आने के क्या कारण रहे और दितांत के बाद नया शीत युद्ध शुरू हुआ उसके पीछे क्या कारण रहे, उसकी चर्चा का प्रयत्न आज हम करेंगे। दितांत मूलतः फ्रांसीसी शब्द है जिसका तात्पर्य तनाव में शिथिलता या तनाव में कमी से है। दितांत का तात्पर्य एक तरह से रिलैक्सेशन के लिए भी लिया जा सकता है। रिलैक्सेशन का भी तात्पर्य हुआ राजनीतिक विज्ञान और दितांत के संदर्भ में कि तनाव से रिलैक्सेशन, तनाव से मुक्ति, और जो स्ट्रेन था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसमें कमी का आना। तो ये तात्पर्य था दितांत का। अब ये कब से शुरू हुआ और इसके पीछे के क्या कारण रहे, उनकी अपनी अपनी समझ के अनुसार राजनीतिक विज्ञानों ने अलग अलग रूप से उसको परिभाषित और समय निर्धारण किया है। कई विचारक, राजनीतिक विज्ञ इसका समय काल 1963 से मानते हैं, जबकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस समाप्त हुआ और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने एक नई दृष्टि से सोचने को मजबूर भी किया कि अब परमाणु युद्ध असंभव है और दोनों के बीच शत्रुता की कोई सीमाएं नहीं है। अतः इस दृष्टि से एक नए दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा ताकि विश्व में शांति कायम हो सके और हथियारों की अंधी दौड़ का कोई अंत नहीं है और न ही वो अति उपयोगी साबित हो सकते हैं। कई अन्य विचारक इसका काल पीरियड दितांत का निक्सन के समय से लेते हैं, क्योंकि निक्सन ने काफ़ी परिवर्तन किए। उन्होंने चीन की यात्रा की और चीन की यात्रा करने वाले पहले वो राष्ट्राध्यक्ष थे अमेरिका की तरफ से। उसके बाद उन्होंने सोवियत संघ की भी यात्रा की, जिसके फलस्वरूप भी कमी आई। तो उस पीरियड से भी कई मानते हैं। अब इस संदर्भ में हम अगर एक दो परिभाषाएं लेना चाहें दितांत की, तो जैसा कि ए.पी. राणा की परिभाषा है कि दितांत एक ऐसी प्रक्रिया और पद्धति है जिसमें एक समय में दो परस्पर विरोधी पद्धतियां अर्थात सहयोग और प्रतिद्वंद्विता पाई जाती है। एक स्तर पे सहयोग भी है और दूसरे स्तर पे प्रतिद्वंद्विता है। प्रतिद्वंद्विता वैचारिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पे है। सहयोग के कारण भी आर्थिक हो सकते हैं, वो राजनीतिक हो सकते हैं, वो कूटनीतिक हो सकते हैं, वो अन्य राष्ट्रीय हित के आधार पर भी हो सकते हैं। तो सहयोग भी है, प्रतिद्वंद्विता भी है, वो स्थिति दितांत की है ए.पी. राणा के अनुसार। इसी प्रकार एक परिभाषा दी है जॉर्ज एराबाटोव ने। उनके अनुसार दितांत अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की नई वास्तविकताओं से समझौता है। नई वास्तविकताएं कौन सी? कि अब आप ने देख लिया कि परमाणु युद्ध आप कर नहीं सकते। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में ये स्पष्ट हो गया। दोनों देश इस चीज़ से भी थक चुके थे कि परमाणु हथियारों की अंधी दौड़ का कोई अंत नहीं है और उसकी कोई सीमा नहीं है, और यह अंधी दौड़ उनके दूसरे आर्थिक और सामाजिक कार्यों में व्यय की व्यवस्था करने में भी बाधक हो रही है। तो ये नई वास्तविकताएं इतने वर्षों तक इस अंधी दौड़ में शामिल होने के बाद में उजागर होने लगी थी। तो उन नई वास्तविकताओं से समझौता दितांत को कहा गया। अब कुल मिला के हमारे सामने स्पष्ट है कि दितांत में जो प्रतिस्पर्धा है वो कम हुई, सहयोग के नए आधार ढूंढे गए, द्वंद्व बना रहा
परंतु द्वंद्व के भीतर अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए और जो पिछले 20 वर्षों से या 18 वर्षों से यानी 1945 से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर अब तक यानी 1963-65 तक जो प्रतिद्वंद्विता से उनको सबक मिला, उसके आधार पर ये अब आने लगा कि जो नई वास्तविकता है उनके सामने उभरी कि अब इस तरह संभव नहीं है, तो कोई दूसरे आधार ढूंढने होंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी श्रेष्ठता बनाने के, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए अपने को मजबूत करने के लिए। अब इसके क्या कारण थे? तो इसके निदान के अनेकानेक कारण हैं। हम शुरुआत करते हैं नितांत दोनों के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते थे। उनके सोवियत संघ के भी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक अच्छा माध्यम प्रदान करते थे और यही बात अमेरिका के पे भी लागू होती है। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति किस तरह से करते थे कि ये वो दौर था जब अमेरिका वियतनाम वॉर में पराजित भी हो चुका था और उस समय उसको बड़े पैमाने पर आवश्यकता थी कि वह वहाँ से सेना हटाए और अपना आर्थिक पुनरुत्थान का कार्यक्रम करे। अब इस संदर्भ में सोवियत संघ के सामने भी कई जटिल परिस्थितियाँ थी। उसकी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हो रही थी। वह अब नो वॉर और पीसफुल को एग्जिस्टेंस जैसी नीतियों के बारे में सोचने लगा था और सैन्य खर्च उसका अत्यधिक था। उसके जो उद्योग थे बड़े बड़े वो घाटे में थे क्योंकि सार्वजनिक स्वामित्व में होने के कारण उसमें जो लाभ और कंपनी के जो लाभ की अवधारणा होती है वो वहाँ पे नहीं थी और इस कारण उसकी अर्थव्यवस्था उतनी द्रुत गति से बढ़ नहीं पाई और इवन कुछ हद तक चरमरा भी रही थी। तो उसका मुकाबला करने के लिए भी सोवियत संघ को आवश्यकता थी कि इस प्रतिस्पर्धा को कुछ हद तक विराम दिया जाए और आर्थिक पुनरुद्धार किया जाए। वहीं अमेरिका आर्थिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत था, परंतु तात्कालीन ग्रह स्थिति और तात्कालीन वियतनाम में उसका इन्वॉल्वमेंट उसके लिए काफ़ी भारी पड़ रहा था। इन परिस्थितियों के कारण उन्होंने नितांत के बारे में सोचा। इसी संदर्भ में अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और वो कच्चा माल विश्व के विभिन्न कोनों से प्राप्त हो सकता था। कई ऐसी जगहों से प्राप्त हो सकता था जहाँ सोवियत संघ का प्रभाव ज़्यादा था। अतः इस संदर्भ में भी अमेरिका को लगा कि नितांत की तरफ बढ़ना ही फायदेमंद है। अब आणविक अस्त्रों की हमने चर्चा की कि बढ़ते आणविक अस्त्रों में एक तरह से संतुलन स्थापित हो गया था, अर्थात सोवियत संघ भी उसी दृष्टि से विकास कर रहा था परमाणु अस्त्र शस्त्रों का जिस तरह से अमेरिका। तो अब इस होड़ का कोई अंत नहीं था। तो इस होड़ ने और उसके परिणामों ने उनको ये दिखाया कि अब इस होड़ से अन्य विकास कार्य बाध्य हो रहे हैं और उनको कोई विकल्प सोचना होगा और ये विकल्प था नितांत का। अब इस समय चीन की तरफ निक्सन का झुकाव बढ़ा और निक्सन ने चीन की यात्रा की। चीन और सोवियत संघ के बीच मतभेद बढ़ रहे थे कई मुद्दों को लेकर और इस कारण निक्सन को ये एक बड़ा मौका हाथ लगा कि वो चीन को अपने पक्ष में करके और साम्यवादी शक्ति को प्रतिसंतुलित करने की कोशिश करे। चीन की महत्वाकांक्षाओं को अमेरिकी कूटनीतिज्ञ समझ चुके थे और उन्होंने चीन को अपनी तरफ मिलाने, उसे यूएन का सदस्य बनाने और अन्य कई आर्थिक प्रलोभन देके और अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयत्न भी आरंभ कर दिए। इससे साम्यवादी गुट कमज़ोर हो गया, सोवियत संघ थोड़ा अलग थलग हुआ और सोवियत को भी लगा कि अब इस समय उनके लिए अधिक बेहतर स्थिति वही है कि जहाँ पे वह अब इस संघर्ष को रोक के अपने आप को मजबूत करे और उसके बाद इस संघर्ष को आगे बढ़ाए। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र निरंतर ये प्रयत्न कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेमेबंदी चल रही है उसको कैसे न कैसे करके
कम किया जाए ताकि वो अपना विकास कर सकें, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में तनाव कम हो सके और परस्पर सहयोग के वातावरण में और सौहार्द के वातावरण में वो विकास ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते थे। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की भी संख्या बढ़ रही थी और इस कारण उनका प्रभाव भी था कि जिसने द्वितांत की तरफ दोनों गुटों को धकेला। इसके अलावा यूरोप के देश भी चाहते थे कि वहाँ पे शांति स्थापित हो, क्योंकि दो गुटों की टक्कर में वो बीच में फंस चुके थे। एक यूरोप सोवियत संघ की तरफ था, एक यूरोप अमेरिका की तरफ था और उनकी आर्थिक प्रगति और विकास में बाधा उत्पन्न हो रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध का विनाश यूरोप ने सबसे ज़्यादा झेला था और उसके पश्चात अब वो इस प्रतिस्पर्धा में पड़ के अपने और विकास को बाधित नहीं कर सकता था। न जनमानस की इच्छा इस निरंतर चलने वाले तनावपूर्ण संघर्ष में थी। उसने भी प्रेरित किया कि ऐसा कोई आधार तैयार किया जाए ताकि बिना युद्ध के शांतिपूर्ण तरीके से इन सब समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसी दौर में मिस्र और इजराइल के बीच 1969 में कैंप डेविड अकॉर्ड भी हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना में मदद मिली। ये सब वो कारण थे जो कहीं न कहीं द्वितांत के लागू होने में, उसके बढ़ने में कारगर और प्रमुख भूमिका निभाते रहे। अब द्वितांत का जो सक्रिय काल माना जाता है वो हम अगर माने निक्सन के पीरियड से, क्यूबा क्राइसिस के बाद से भी माने तो हम पाते हैं कि वहाँ पे क्यूबा क्राइसिस ने सबक सिखाया। उसके जस्ट एक वर्ष पश्चात ही एक आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि भी हुई। 1968 में NPT भी हुई और उसके बाद निक्सन का काल आ गया। अब निक्सन ने जो यात्राएं की उसका भी प्रभाव पड़ा और एक तरह से उनकी यात्राएं डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक ज़्यादा थी, अपनी स्थिति को मजबूत करने और साम्यवादी खेलों में दरार डालने के लिए थी, परंतु शायद सोवियत संघ और विशेषकर चीन उसको नहीं समझ पाए और अमेरिकी प्रयत्नों ने उनकी स्थिति को, अमेरिका की स्थिति को मजबूत किया ही, परंतु साथ ही एक द्वितांत का वातावरण भी तैयार करने का आधार प्रदान किया। यूरोप में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था कि जहाँ पे जो हमने पहले चर्चा की कि यूरोप खुद तनावपूर्ण जीवन से बाहर आना चाहता था और इसी की एक कड़ी थी मॉस्को बॉन समझौता, जो कि 1970 में हुआ सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के बीच में। इसी प्रकार 1971 में बर्लिन समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के प्रतिनिधि शामिल थे। इसी कड़ी में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच 1972 में समझौता हुआ और दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे को मान्यता प्रदान की। फिर उनको संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी प्रदान की गई। इसी प्रकार दोनों कोरिया में 1972 में समझौता हुआ और मॉस्को शिखर वार्ता 1972 में हुई। इस प्रकार एक अन्य महत्वपूर्ण समझौता सामरिक अस्त्र परिसीमन समझौता, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी 1, तो यह 1972 में हुई और इसका तात्पर्य महत्वपूर्ण जो हथियार थे, विध्वंसक हथियार थे, उनकी संख्या को परिसीमित करने के लिए ये था और इस पे 26 मई 1972 को हस्ताक्षर हुए थे। इसी की कड़ी में अगर हम देखें कि कई आर्थिक समझौते भी दोनों देशों के मध्य हुए और रूस को जो जिन आर्थिक चीज़ों की आवश्यकता थी वो प्रदान भी की गई और सोवियत संघ की कई वस्तुओं पर तटकर भी अमेरिका ने कम किया और उसे MNF का दर्जा भी मिला। तो ये आर्थिक सहयोग जिसकी हम बात कर रहे थे कि दोनों देशों की आर्थिक आवश्यकताएं थी, वो भी पूरी है। अमेरिका के लिए कच्चा माल प्राप्ति प्रमुख था और रूस के लिए अपने घाटे में या पिछड़ रही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना भी जरूरी था। तो इस दृष्टि से भी द्वितांत को बल मिला। 1972 में दोनों देशों के मध्य 3 वर्षीय समुद्रिक समझौता भी हुआ और 1973 में ब्रेनजेव ने अमेरिका की यात्रा की और इसमें दोनों ने संयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने का तय किया और 1975 में अंतरिक्ष सहयोग 1975 से अंतरिक्ष सहयोग लागू करने का निर्णय भी किया गया। और
इसी बीच 1975 में अपोलो और सोयूज का अंतरिक्ष में मिलन हुआ। जो अंतरिक्ष में दोनों ने अपने यान भेजे थे, उन दोनों का आपस में मिलन भी हुआ। तो इस तरह से ये कुछ सकारात्मक कदम थे। और साल्ट 2 पे बातचीत शुरू हुई, क्योंकि साल्ट 1 1977 में समाप्त होने वाली थी। अतः 1969 में दोनों देशों ने साल्ट 2 के समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। परंतु इसी बीच अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कर दिया, और सोवियत संघ के अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने के साथ ही जो स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी 2 थी वह आगे नहीं बढ़ सकी। अमेरिका ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा था वो नितांत के लिए एक ताबूत में अंतिम कील की तरह साबित हुआ। और उसके पश्चात रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, स्टार वॉर कार्यक्रम आता है और प्रतिस्पर्धा आपस में बढ़ जाती है। सोवियत आर्थिक दृष्टि से अव्यवस्थित होता है और इसका फायदा अमेरिकी कूटनीतिज्ञ, अमेरिकी सैन्य अधिकारी और अमेरिकी राजनीतिज्ञ जानते थे। अतः इन सब परिस्थितियों में फिर एक नया शीत युद्ध शुरू होता है और उसकी परिणति सोवियत संघ के विघटन के रूप में होती है। तो नितांत कुल मिला के अपनी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक आधार तैयार था। वह तात्कालीन वास्तविकताओं से एक समझौता था और एक वृहद रूप में कहें और गहन राजनीतिक दृष्टि से इसका आकलन करें तो कहीं न कहीं अमेरिकी कूटनीतिक प्रयत्नों की एक तरह से आधारशिला नितांत के रूप में रखी गई और उसने अमेरिकी उद्देश्य को आने वाले समय में पूर्ण भी किया।